स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का न्यू कोर्स जो है 2021 और 22 के अकॉर्डिंग फर्स्ट बुक का फर्स्ट टर्म का चैप्टर 3 जिसका नाम है स्थानीय शासन, इंग्लिश में कहें तो लोकल गवर्नमेंट्स। तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर जो बनेंगे वो सभी प्रश्न उत्तर हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमें सोशल मीडिया के हैंडल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं आपको छोटे मोटे अपडेट देता रहता हूं जो कि यूट्यूब पे देना सही नहीं होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड हेस्टिन को, लॉर्ड लिटन को या फिर लॉर्ड पैट्रिक को? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने की जो सिफारिश थी वो कब और किसने की थी? आपके ऑप्शन है 1999 में JK कार्य समिति के द्वारा, 1989 में PK थोंगन समिति के द्वारा, 1989 में PK प्रारूप समिति के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाने की जो सिफारिश थी वो 1989 में की गई थी और किसके द्वारा? PK थोंगन समिति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है? सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? शक्तियों का एकीकरण, संपूर्ण संवैधानिक शक्तियों के जो शक्तियां वो केंद्र के अधीन होंगी, शक्तियों का विभाजन, राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना। फोर्थ पॉइंट क्या है कि राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना। तो देखिए विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है विभाजन, तो यहाँ पे सत्ता यानी कि शक्ति, तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन ही सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्थानीय शासन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, स्थानीय शासन का अर्थ क्या होता है? आपका पहला ऑप्शन है गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, सही है। यह आम आदमी का सबसे नज़दीक का शासन होता है, सही है। स्थानीय शासन में जनता की प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है वो बहुत तेज़ी से तथा कम खर्चे में हो जाता है, ये भी सही है। तो स्थानीय शासन के अर्थ के संदर्भ में उपरोक्त सभी जो कथन हैं ये सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी इसकी सिफारिश कब की गई थी? यानी कि जिला पंचायत, फिर ग्राम पंचायत और मतलब 3 तरह की पंचायत होती है, उसके बारे में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1952 में, 53 में, 79 में या फिर 99 में? तो इसका सही आंसर है 1952 में की गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की जो व्यवस्था है वो की गई है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, चुनाव आयोग अधिनियम। तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? यानी आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा पंचायतों के संदर्भ में एक कथन गलत है। पहला है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल कुल 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है, सही है। फोर्थ है एक पंचायत के भंग होने के बाद 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड जो है संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के संदर्भ में जो 73वां संविधान संशोधन है वो सही है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड वाला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय शासन का लाभ क्या है? अब देखिए लाभ भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सरकार का कार्यभार कम हो जाता है, स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आ जाता है, स्थानीय समस्याओं का समाधान है वो कम खर्चे में व कम समय में किया जा सकता है, और उपरोक्त सभी। तो सरकार जो स्थानीय शासन है इसका लाभ के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है,
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर पंचायत के निर्वाचन किए जाएंगे? अभी मैंने आपके क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया था कितने अवधि के अंदर होंगे निर्वाचन, बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन 6 है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट है 6 माह, ऑप्शन सेकंड है मतलब 3 महीने, थर्ड है 1 साल और फोर्थ है 1 महीना। तो इसका सही आंसर है यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन दोबारा करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। किस अनुसूची में स्थानीय शासन के 29 विषयों का उल्लेख मिलता है? देखिए अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस अनुसूची में और कितने विषयों का उल्लेख है। तो यहाँ पे सीधा मैंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि किस अनुसूची में स्थानीय शासन के 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। अब आपको ऑप्शन सही बताना है। 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 22वीं अनुसूची या फिर 78वीं अनुसूची। तो संविधान में 78 तो अनुसूची है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए जो ऑप्शन सेकंड है 11वीं अनुसूची, ये वाला सही है। 11वीं अनुसूची में स्थानीय शासन के 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। पंचायती राज जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। तो इसका सही आंसर है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां हैं? पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां हैं? पहला पॉइंट, पंचायती राज संस्थाओं में गुटबंदी और भ्रष्टाचार होता है, सही है। अशिक्षा एवं गरीबी के कारण पंचायती राज व्यवस्था के प्रति उदासीनता देखी गई है, सही है। इस व्यवस्था में पर्याप्त धन की कमी होती है, यानी कि पंचायतों के लिए अपर्याप्त सहायता और अनुदान यहाँ पे कम होता है, ये भी सही है। तो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में उपरोक्त सभी जो कमियां हैं वो देखी गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन संसद में कब पारित हुआ था? अब मैं इसका एक अलग से भी प्रश्न बना सकता था, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ। मैंने एक ही साथ बना दिया है कि पारित कब हुआ, 1992 में। और क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, संसद में कब पारित हुआ, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 1992। अगर यहाँ पे संसद की जगह ये पूछ लिया जाए कि लागू कब हुआ, संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ, तब आप इसका आंसर लिखेंगे 1993। ठीक है, इसलिए मैंने पारित यहाँ पे लिख दिया 1992 के सामने और 1993 के सामने लागू लिख दिया है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? शहर के स्थानीय शासन थे, गांव के स्थानीय शासन से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है वो गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और जो 74वां संविधान संशोधन है वो शहर के स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कौन सा होगा? आंसर सेकंड। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 74वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे शहर के स्थानीय शासन से, यानी कि नगर पालिका से। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायतों का जब चुनाव करवाया जाता है तो इसका निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार, जिला सरकार यानी जिला प्रशासन, राज्य सरकार या फिर चुनाव आयोग? तो अभी पिछले प्रश्न मैंने मतलब जो पिछला प्रश्न था इसी में मैंने आपको बताया था कि पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर मतलब ऑप्शन जो है थर्ड। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 16, जिला परिषद जो होती है इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, जिला प्रमुख, जिला उपखंड अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी? तो जिला परिषद का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थीं? किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई? संशोधन 73, संशोधन 81, संशोधन 84, संशोधन 74?
तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें ग्राम पंचायत में आरक्षित की गई थी। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु यानी कि अपने जो पैसे से संबंधित कार्य वगैरह हैं उसके लिए किस पर निर्भर होती हैं? संपत्ति का कर जो कि पंचायती राज संस्थाओं के पास नहीं जाता है, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर होता नहीं है, कोई विशेष कर स्थानीय पंचायत के पास पहुंचता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा दिए गए धन पर निर्भर करती हैं कि वो आगे क्या विकास करेंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? सभापति, चेयरमैन, मेयर यानी कि महापौर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नगर निगम का जो अधिकारी है वो मेयर होता है, जिसे हम महापौर भी कहते हैं। ठीक है। तो नगर निगम का अधिकारी यानी कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन हो गया? मेयर। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी प्रश्न, नगर निगम आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? नगर निगम आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? मेयर के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा? तो नगर निगम आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से स्थानीय शासन से जुड़े ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे जो कि आपको पता चले। और मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, जितने ज़्यादा हो सकते थे उतने मैंने निकाल के आपको बताए हैं। और मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट है, MCQ कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो जाए। एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई सुधार की और ज़रूरत हो जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।